हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मैं शुरू कर रहा हूँ। आपकी बहुत दिनों से एक डिमांड जो चल रही थी और ये पिछले साल से डिमांड थी कि सर आप रोज़ डेली एनालिसिस में ऑप्शन चेन बताते हैं, एफएनओ की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में होता क्या है, तो ये हमारे को आप समझाइए। तो मैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको एफएनओ ट्रेड्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसको हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, स्पेशली ऑप्शंस को किस तरीके से प्ले किया जाता है, उसको किस तरीके से आप ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप हेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट के सामने जो है कुछ ना कुछ ब्याज की इनकम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये सब चर्चाएं थोड़ा सा लंबा चलेंगी, तो इसके लिए हम जो भी हमारी जो वीडियो की जो पूरी सीरीज़ होगी वो आपको जो है अगले 3 से 4 महीनों के दौरान जो है समय समय पर बताई जाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जून तक हम जो है सब कुछ सीख लेंगे और तभी हम कोई भी जो ट्रेड भी अगर आप करेंगे तो उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। तो मैं आपको केवल और केवल ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा और मैं बुकिश भाषा में ना उपयोग ला के आपको आम बोलचाल की भाषा में रखूँगा, और जो बुकिश लैंग्वेजेस हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि जो डेरिवेटिव ट्रेड्स हैं उनके बारे में आपको बताऊं। तो ये जो वीडियो है आज की पहली वीडियो है और इसका हमने न्यू ईयर में स्टार्ट किया है, तो हम इस सीरीज़ का नाम रखेंगे NFNO यानी कि न्यू ईयर का FNO। तो NFNO की इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और आपको जो भी समझने में दिक्कत होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि महीने में 5 से 6 वीडियो आपको इस टॉपिक के ऊपर जो है मैं डालूं। आपके कमेंट्स भी मैं सुनना चाहूँगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि स्पेशली एजुकेशनल वाली जो चीज़ें हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बोरियत भी महसूस हो, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बोरियत ना हो। तो देखिएगा, सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को समझने से पहले आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को समझिए। देखिए, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो उस लेन देन के पीछे जो असेट्स है, उस असेट्स की वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर बदलती है तो उस बदलने से एक व्यक्ति को नुकसान और एक व्यक्ति को अगर कोई फायदा हो, अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जबकि उस असेट्स से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हम केवल उसकी प्राइस मूवमेंट को देखेंगे। तो ऐसी असेट्स जिसके बेस पर कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है, यानी कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहें कि मान लीजिए कि गेहूं का प्राइस है, गेहूं की बोरी आज 2000 रुपये की है और मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि भाई मैं एक गेहूं की बोरी 2000 रुपये में आपको दे दूंगा अगर आप खरीदना चाहें तो मैं फरवरी के महीने में। तो आज मैं जनवरी में आपको फरवरी 28 को वो बोरी देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोरी अगर मैं आपको दूं वास्तव में नॉर्मली एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, वो बोरी तो 2000 रुपये की है, उस बोरी को के बदले में या तो मैं आपको कैश दे दूंगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो मान लीजिए अगर 2200 रुपये हो गया तो मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा, या एक गेहूं की बोरी दे दूंगा। अगर मैं गेहूं की बोरी देता हूं तो इसको बोलते हैं सेटलमेंट बाय डिलीवरी, यानी कि मैं गेहूं दूंगा, या मैं ये कहूंगा कि भाई ठीक है, अगर उस समय भाव 2200 रुपये होगा तो आप 200 रुपये मुझसे ले लीजिएगा। अगर ऐसा लेन देन हम आपस में मैं और आप मिलकर करते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। अब इसमें हम आपस में एक दूसरे मुकर भी सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एमएलए को या गांव के प्रधान को या किसी की हेल्प जो हम ले सकते हैं कि हम मुकरे नहीं, लेकिन फिर भी देखिएगा वो अथॉरिटी प्रॉपर तो नहीं है, तो यहाँ में कोई भी पार्टी मुकर सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट
अगर किसी एक्सचेंज के माध्यम से हो, जहां पर कि एक्सचेंज इस बात की गारंटी दे कि कोई भी पार्टी मुकरेगी नहीं, तो वो एक्सचेंज क्या करेगा, हमसे कुछ ना कुछ पैसा एडवांस में ले लेगा, मार्जिन ले लेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं स्टैंडर्डाइज होते हैं। ये नहीं कि एक बोरी का ही होगा, तो हो सकता है कि वहाँ 10 बोरी का हो या 20 बोरी का हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स के साइज भी एक साइजेबल होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज जो संभालने के लिए एक साइजेबल अमाउंट लेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के में जो गेहूं की बोरी के अंदर जो गेहूं के जो प्राइस हैं उसमें बदलाव की वजह से अगर एक पार्टी को नुकसान और एक पार्टी को फायदा हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो ये तो मैंने गेहूं के प्राइस से बता दिया। ये निफ्टी के इंडेक्स से भी हो सकता है कि मान लीजिए कि निफ्टी अभी 18,000 पे चल रहा है, तो मैं आपको कहूँ कि जी फरवरी तक जो है निफ्टी 18,000 ही रहेगा, आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो मैं क्या करूँगा कि भाई सब 18,000 रुपये में निफ्टी को बेच दूंगा, या मुझे लगता है कि 17,800 आएगा तो मैं बेचने के लिए तैयार। आपको लगता नहीं जी 18,200 हो जाएगा, तो आप खरीद लेंगे। तो 18,000 आज जो वर्तमान में प्राइस है उस पर एक बायर मिल गया और एक सेलर मिल गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे, अगर एक्सचेंज शामिल नहीं होता। लेकिन अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या विश्व का कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इस बात की गारंटी देता है कि हाँ ये दोनों पार्टी मुकरेंगे नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1 यूनिट का नहीं होगा, 20, 30, 50, 100 यूनिट का होगा, तो यानी कि स्टैंडर्डाइज होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली ओवर द काउंटर होते हैं, यानी कि एक्सचेंज की हेल्प नहीं होती, और वो किसी भी साइज के हो सकते हैं, 1 बोरी का, 2 बोरी का, 4 बोरी का, 1 शेयर्स का, 2 शेयर्स का, 5 शेयर्स का। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक सबसे खास बात क्या होती है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है जनरली प्राइस की मूवमेंट के साथ प्ले करते हैं, और जो प्राइस जिस असेट्स की वैल्यू के साथ की हम प्राइस मूवमेंट को मूव करने की बात कर रहे हैं, उस असेट्स को बोलते हैं अंडरलाइंग असेट्स। तो ये जो अंडरलाइंग असेट्स है इसकी वजह से, तो ये शर्त तो कहीं भी लग सकती है। तो आप कहोगे सर ये तो एक तरीके से जुआ है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसको स्पेकुलेशन ट्रेड कहते हैं। ये सट्टा है बिल्कुल, एक व्यक्ति को नुकसान और एक व्यक्ति को फायदा जरूर होगा। तो ये स्पेकुलेशन ट्रेड है, नो डाउट। इसमें किसी कंपनी के शेयर्स प्राइस के ऊपर हो सकता है, किसी कमोडिटी पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको व्हीट का एग्जांपल दिया, गेहूं का एग्जांपल दिया, किसी मेटल्स का हो सकता है, जैसे कि MCX के अंदर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर आप देखते हैं कि गोल्ड के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। किसी करेंसी का हो सकता है, जैसे डॉलर इंडेक्स का हो सकता है, रुपी डॉलर की इक्वेशंस जो हो सकती है, किसी बॉन्ड का हो सकता है, शेयर्स के हो सकते हैं, या किसी इंडेक्स के हो सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी आप देखते हैं या निफ्टी के देखते हैं। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं वो वास्तव में एक किसी अंडरलाइंग असेट्स की प्राइस की मूवमेंट बदलने से जो है, अगर आप शर्त लगाते हैं, आप लंबा भी कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग भी कर सकते हैं। नहीं जी तेजी जाएगी तो आप खरीद लीजिएगा, आपको लगता है कि नहीं ये तो नीचे जाएगा, जो भी वर्तमान में प्राइस है आगे चल के इसकी कीमत गिरेगी, तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे खास बात ये आती है कि डेरिवेटिव्स के अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके के होते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस भी होती हैं, तो ऑप्शंस मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। तो डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शंस भी इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शंस को मैं अलग पैटर्न में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसके साथ आपको अगर बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हालांकि इसके जो एग्जांपल्स हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा ऑप्शंस, जो ऑप्शंस है वो प्योर शर्त लगाना है, वो बिल्कुल शर्त लगाना है, और उसमें कुछ टाइम की वैल्यू भी होती है, तो मैं वो बाद में आपके साथ बताऊंगा। तो जब भी आप कभी किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, तो इंडिया के अंदर जो पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि निफ्टी का इंडेक्स है, तो आपको अगर लगता है कि निफ्टी अभी 18,000 पे, जैसे आज का भाव बताएं तो 18,055 का है, 18,055, तो आपको लगता है कि जी निफ्टी इसके ऊपर जाएगा। तो अब कल बाजार जब खुले, मान लेते हैं कि सेम प्राइस पर बाजार खुलता है, तो आपको लगता है कि नहीं निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप 50 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, 50 यूनिट जो एक्सचेंज ने डिसाइड की हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। तो 18,055 मल्टीप्लाई बाय 50, ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को आप खरीद भी सकते हैं, और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये तो ऊपर नहीं नीचे जाएगा तो मैं बेच भी सकता हूँ। तो एक्सचेंज के पास बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। तो एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म्स है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ से कि उसको बायर और सेलर दोनों मिल जाते हैं। अब जब आप ये सौदा करेंगे तो आप मुकर भी सकते हैं। तो जब आप इससे मुकरें तो इसके लिए देखिएगा सरकार ने प्रावधान कर रखे हैं। तो क्या कर रखे हैं कि आपका जो भी अकाउंट होगा वो एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास खुला होगा, आपकी KYC हो रखी होगी, और इन सब से खास बात, इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कहीं आप मुकर ना जाएं, एक्सचेंज आपसे कुछ पैसा एडवांस में लेगा।
मान लीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 18,000 इंटू 50, मोटा मोटा लगा लेते हैं अभी 9 लाख रुपए। तो एक्सचेंज कहेगा कि 20% पैसा इसका आप मेरे को दे दीजिएगा। तो मान लीजिएगा मैं, हालांकि इतना नहीं है, 15 से 20% रहता है इंडेक्स के अंदर, और जो शेयर्स हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जो भी आप इंडेक्स खरीदेंगे उस इंडेक्स की वैल्यू है 9 लाख। तो 9 लाख का 20% मान लेते हैं मोटा मोटा 1,80,000। तो एक्सचेंज आपसे कहेगा कि जी आप ने ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आप 1,80,000 रुपये हमारे पास जमा कर दो। और एक्सचेंज सिमिलरली 1,80,000 मुझसे भी लेगा। तो 1,80,000 मुझसे लेगा, 1,80,000 आपसे लेगा। तो जितने भी बायर या सेलर्स हैं उन सब से वो जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो दोनों से लेगा, जिसको बोलते हैं मार्जिन मनी। तो जो मार्जिन मनी है वो एक्सचेंज आपके ब्रोकर के माध्यम से आपसे वो कलेक्ट करेगा। तो वो आपके ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सचेंज को उपलब्ध कराए। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब होगा क्या कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? तो एक समय पर 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं। निफ्टी के अगर हम बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के कौन से हैं? एक जो करंट मंथ है यानी कि जनवरी, एक उससे अगला महीना फरवरी यानी कि उसके बाद का एक और महीना मार्च। तो एक समय पर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खत्म, तो जो है अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट जो है ये खत्म हो जाता है हर महीने के लास्ट थर्सडे को, जब 3:30 बजे बाजार बंद होता है। तो ये अगर निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है निफ्टी के बढ़ने या गिरने से एक पार्टी को जो है प्रॉफिट होगा और एक पार्टी को लॉस होगा, यानी कि जीरो सम गेन है, यानी कि कुल मिलाकर किसी को कुछ होगा नहीं। तो ये स्पेकुलेशन एक्टिविटी है। आप मेरे से बोलेंगे सर क्या ये सच में जुआ है? बिल्कुल जुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति नीचे के लिए शर्त लगा रहा है, एक ऊपर के लिए लगा रहा है। तो जो हारेगा वो दूसरे व्यक्ति को पैसा देगा। अब एक्सचेंज इसमें क्या करता है? एक्सचेंज आपके पैसे को मार्जिन ले लेता है। तो आपको सवाल आ रहा होगा सर एक्सचेंज इसके अलावा क्या लेता है? आपसे ब्रोकरेज भी लेता है। और सरकार क्या लेती है? तो सरकार देखिएगा आपसे जो है जीएसटी भी लेती है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लेती है। तो सरकार की भी जो है भाई जुआ खिलाने वाले के पैसे तो होंगे ही ना। तो जुआ खिलाने वाले क्या? सरकार है, एक्सचेंज और ब्रोकर है। तो वो तीनों लोग आपसे पैसा लेते हैं। हालांकि वो अमाउंट काफ़ी मामूली होता है। 9 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे तकरीबन एक साइड का अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मोस्टली ब्रोकर जो है 20 रुपये से लेके 180 रुपये तक जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के आसपास जो है लेते हैं। कुछ ब्रोकर हो सकता है ज़्यादा भी लें। तो और कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ ब्रोकर्स जो है अलग तरीके से भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कुछ ब्रोकर्स हो सकता है 300 रुपये भी लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, बट नॉर्मली जो है 5-10 रुपये से लेके और करीबन 200 रुपये के बीच में जो है इसका जो है 9 लाख रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स पे जनरली ब्रोकरेज होती है। तो कुल मिला के, हालांकि मेरी ब्रोकरेज इतनी नहीं है, तो मेरी ब्रोकरेज जो है काफ़ी कम है। तो जो नीचे वाली जो वैल्यूज़ बताई उसी के आसपास है, मतलब तकरीबन 20-30 रुपये के आसपास 9 लाख रुपए के ऊपर। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जनरली किस लिए यूज़ किए जाते हैं? तो आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो जब आप किसी चीज़ के ऊपर मंदी कर सकते हो तो वो आपको पता है वो शेयर्स अगर आपने दिन में अगर सेल कर दिया तो शाम तक उसको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक अनलिमिटेड टाइम आपके पास उपलब्ध है कि आप उसको जितने मर्जी चाहें जब तक आप उसको डेफर कर सकते हैं, कि आप इस महीने से अगले महीने में जा सकते हैं और आपको लगता है कि आपको एक साथ ही 30 महीने का सौदा भी ले सकते हैं। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। अब क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सर निफ्टी का ही होता है? नहीं जी, बैंक निफ्टी का भी हो सकता है। तो देखिएगा बैंक निफ्टी जैसे 38,000 के आसपास चल रहा है, 38,000, तो उसमें 25 क्वांटिटी का लोट है। तो बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी? 25 × 38,000। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन अगर आप HDFC बैंक का लोट लेंगे तो क्या होगा? तो वो जो लोट वैल्यू है वो होगी 550 शेयर्स की इंटू जो HDFC बैंक का शेयर प्राइस है। तो आप उसको बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और शेयर्स की लेंगे, जैसे मान लीजिएगा आप अमरा राजा बैटरी लेंगे तो 1000 का लोट है। आप एलेम्बिक फार्मा लेंगे तो पहले 550 का, तभी 700 शेयर्स का लोट है। तो इसमें एक सबसे खास बात यह है कि आप एक शेयर्स में नहीं कर सकते, तो इसकी पूरी वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक सेटलमेंट होगी। अगर आप जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो जनवरी लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी। उसको एक्सपायरी का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन समाप्त हो जाएगा। अगर फरवरी का लेते हैं तो फरवरी में समाप्त हो जाएगा, मार्च का लेते हैं तो मार्च का।
3 महीने से आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी इंडिया में जो है स्टॉक मार्केट में तो नहीं चलते हैं, बाकी जगह जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर वो ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको समझ में आ गए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो डिफरेंस होते हैं। एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि आप किसी भी वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी पार्टी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे स्टैंडर्डाइज नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होंगे। निफ्टी का कोई भी लोट होगा वो 50 का ही होगा, बैंक निफ्टी का कोई भी लोट होगा तो वो 25 का ही होगा, HDFC का कोई लोट होगा तो 550 शेयर का होगा, ठीक है जी। और एलेंबिक फार्मा का होगा तो वो 700 शेयर का होगा, अमरा राजा बैटरी का होगा तो 1000 शेयर का होगा। मतलब जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। तो उनकी शेयर्स की प्राइस की मूवमेंट ऊपर या नीचे के हिसाब से आपको जिधर लगता है आप वो ले सकते हैं। इसके फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है? देखिए वो फायदा क्या है। इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मान लीजिएगा 640 रुपये पे शेयर चल रहा है अमरा राजा बैटरी, मुझे लगता है कि 700 रुपये हो जाएगा। तो मैं 640 इंटू 1000 शेयर अगर खरीदना चाहूँ तो मुझे 6,40,000 रुपये की जरूरत होगी। लेकिन अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जाऊँ तो मुझे तकरीबन 30% पैसा देना है, तो करीबन 1,80,000 या 1,90,000 में मैं 6,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो अगर उसका शेयर्स का प्राइस मेरे मन मुताबिक चलेगा तो मुझे 6,40,000 के ऊपर ही प्रॉफिट होगा, और अगर वो शेयर्स गिरेगा भी तो मुझे 6,40,000 पर ही नुकसान होगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करती है कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो उन्होंने मार्जिन पे किया उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। नहीं माय डियर, कैलकुलेशन होगी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है। मार्जिन तो मामूली सा 20-30% होता है। तो अब आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, ये आपने हमें बता दिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये आपने बता दिया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है तो वो मैंने आपको बता दी कि जितने भी शेयर्स हैं या जितने भी एक्सचेंज की जो वैल्यू है, जो भी इंडेक्स की वैल्यू है, उसमें से जितनी यूनिट्स का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टोटल वैल्यू का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट यूनिट क्या, जैसे निफ्टी में मैंने 50 शेयर्स बताए तो वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट है, बैंक निफ्टी में 25 बताए, अमरा राजा में मैंने 1000 शेयर बताए, एलेंबिक में मैंने 700 शेयर्स का लोट बताया, इसी तरीके से HDFC बैंक में 550 शेयर्स का लोट बताया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे अभी मैंने बताया कि 18,000 रुपये मान लीजिएगा मेरे को निफ्टी है, 50 यूनिट का लोट है, तो 9 लाख रुपये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई। अब इस 9 लाख का मान लीजिएगा 20% मार्जिन है, तो एक्सचेंज को 1,80,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये मार्जिन हो गया, ये ध्यान रखना। अब निफ्टी अगर 5% नीचे आता है तो आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो 9 लाख पे होगा। अब आपके मन में ख्याल आ गया सर इस तरीके से तो कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो 1-2 लाख रुपए लेके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले, और लेकिन अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा या कम हो जाए तो जो सेलर है उसको फ़ायदा कब होगा? जब नीचे आ जाए, और सेलर को नुकसान कब होगा? जब वो शेयर्स या जो इंडेक्स है वो ऊपर चला जाए। तो सर एक्सचेंज तो बड़ा फंस जाएगा। माय डियर नहीं। तो एक्सचेंज क्या करेगा, पहले आपसे एक मार्जिन लेगा, बेसिक मार्जिन्स, ठीक है जी। तो जो है आपको एक स्पैन मार्जिन जो है वो पे करना है, तो बेसिक मार्जिन जो है वो आपको पे करना है, और फिर वो रिस्क एडजस्टेड मार्जिन जो है वो एक्सचेंजेस लेते हैं। इसके अलावा जो शाम होएगी या दिन में हर क्षण में जब वैल्यू बदलती है तो एक्सचेंज ने क्या हुआ, इनिशियल मार्जिन तो आपसे ले रखा है, और दिन भर जो वैल्यू बदलती है उसकी जो वैल्यू है वो आपके ब्रोकर को पता है। तो ब्रोकर आपके अकाउंट में चेक करता रहेगा आपके खाते में उतने पैसे हैं या नहीं है जो ब्रोकर के पास डाल रखे हैं, और ब्रोकर जो है 3:30 बजे जो है उस अमाउंट को कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि 3:30 बजे बाजार बंद हो जाएगा। तो वो वैल्यू हर रोज जो है या तो आएगी आपके पास या जाएगी। मान लीजिएगा आपने 9 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया, खरीदा, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू शाम तक 10,000 रुपये घट गई, तो एक्सचेंज आपसे 10,000 की डिमांड करेगा, तो आपके ब्रोकर को 10,000 रुपये जो है एक्सचेंज को उपलब्ध कराने पड़ेंगे। तो ये जो 10,000 की वैल्यू है वो आपके लिए मार्क टू मार्केट हो गया, यानी कि जो भी मार्क करेगी मार्केट, जो भी क्लोज होगी वो आपको मार्केट को पे करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये जो भी मार्केट को आपका लॉस है वो आपको एक्सचेंज को देना है। एक्सचेंज उस 10,000 रुपये को जो दूसरी जो पार्टी है उसको वो डिलीवर कर देगी। तो वास्तव में आज की डेट में एक्सचेंजेस आपसे ये पैसा लें ऐसा जरूरी नहीं है, इसके बदले में आपके पास जो शेयर्स या जो सिक्योरिटीज रखी है उनको प्लेस अगर आप कर देंगे तो उनसे भी वो सिक्योरिटी के रूप में उसको एडजस्ट कर सकती है। इसके अलावा जो और मैं आपके साथ बात बोलना चाहूँगा कि पहले ब्रोकर्स जो है
ये सारा पैसा हमारे अकाउंट से माइनस या प्लस करके दिखाया करते थे। अब क्या है कि ब्रोकर्स अपने बिहाफ पे देते हैं और हमारे अकाउंट में वो पैसा होल्ड कर लेते हैं। तो मार्जिन की वैल्यू हर रोज बढ़ती घटती रहती है। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप का जो मार्जिन है वो आपके अकाउंट में एक तरीके से आपको क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर देता है और जो घटता है वो डेबिट हो जाता है। लेकिन आजकल ब्रोकर्स क्या करते हैं कि ब्रोकर्स आपके पैसे को रोज M2M अपने हिसाब में तो एडजस्ट कर लेते हैं, आपके मार्जिन के अंदर तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप जिस दिन सौदा क्लोज करते हैं उसी दिन आपके लेजर से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। बट कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहे हैं वो साथ साथ आपके अकाउंट के अंदर एक क्रेडिट इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। अगर बढ़ रहे होते हैं तो, अगर घट रहे होते हैं तो आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो मार्जिन्स हैं ये भी आपको समझने चाहिए। इन एक्सचेंज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक सबसे खास बात होती है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। ये नहीं है कि आप एक्सचेंज के बाहर हैं। अगर आप जो है अपने प्रधान के घर में जाके बैठ के दो पार्टी कर रही हैं, या बहुत सारे लोग कमेटी डालते हैं और वहाँ कमेटी पे दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और एक जो है वहाँ पे गारंटर बैठा हुआ है, तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तो हो सकते हैं, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ज़मीन के प्राइस पर भी हो सकते हैं कि जी चलिए मेरा एक प्लॉट है 5 लाख रुपए का है, मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कहता हूँ ये प्लॉट मैं 5 लाख में खरीदने के लिए, तो दूसरा कहता है जी मैं इसको 5 लाख में बेचने के लिए तैयार हूँ, आप इसका 30% पैसा अभी मुझे दे दीजिए और जो वैल्यू 31 मार्च को होगी उस पर सेटलमेंट कर लेंगे। तो एक व्यक्ति को प्रॉफिट या एक व्यक्ति को लॉस हो सकता है। तो जब फुल वैल्यू का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, फुल वैल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लॉट वाले ट्रांजेक्शन में कि यहाँ पे अगर हम किसी गारंटर को लेते हैं तो वो वास्तव में एक्सचेंज तो है नहीं और ना कोई स्पेसिफाइड यूनिट्स हैं। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ना कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे खास बात क्या होगी, एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी, नंबर ऑफ यूनिट जो है वो सेम होंगे सब कॉन्ट्रैक्ट्स के। दूसरी बात क्या होगी कि एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी कि किसी भी डिफॉल्ट की जिम्मेदारी अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट भी करती है तो उसकी भरपाई एक्सचेंज करेगा। मान लीजिएगा किस वे, और सबसे खास बात यह है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टी आपस में एक दूसरे को जान सकती है, लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में किसने कॉन्ट्रैक्ट बेचा किसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा इसकी जानकारी एक्सचेंज को तो है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि आपने किससे कॉन्ट्रैक्ट बेचा है या किससे आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट भी करती है तो एक्सचेंज उसकी भरपाई करता है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। व्हाट इज मार्क टू मार्केट? मार्क टू मार्केट मैंने आपको बताया, इसको M2M बोला जाता है। प्यार से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है। तो M2M का मतलब है कि जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेलर या बायर जो भी दिन भर में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो एक व्यक्ति के अकाउंट से माइनस करके दूसरे के अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसको मार्क टू मार्केट करते हैं। हालांकि आजकल जो ब्रोकर्स हैं वो लेजर में शो ना करके आपको टोटल मार्जिन के अंदर उसको एडजस्ट करके दिखाते हैं। तो आप इसके बारे में पता कर लीजिएगा आपका ब्रोकर किस तरीके से करता है। मैं अपने ब्रोकर की बता रहा हूँ, जब आज से 5-7 साल पहले जो है हम काम करते थे तो रोज़ हमारे अकाउंट में पैसे आते या जाते थे, लेकिन अभी जो ब्रोकर है वो एक अमाउंट हमने उनको दे रखा है, तो उसी में से बताते हैं कि इतना आपका ब्लॉक हो गया है और ये बाकी पैसा आपका फ्री है। तो जो है कुल मिला के इस तरीके से काम होता है। तो वो लेजर में आज की डेट में M2M जो है रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं और कुल मिलाकर जो है वो टोटल मार्जिन्स में शो कर देते हैं। हालांकि जो कंसोलिडेटेड फिगर्स है, कंसोलिडेटेड लेजर, तो उसमें तो सारी चीज़ें वो शो करते हैं आपको। तो M2M जो है आपको रोज देना पड़ेगा, जितना आपको लॉस होगा वो, अगर प्रॉफिट हुआ तो उतना आपको मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। और ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर में भी कि वो किस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं। बट गोल्डन रूल ये है कि जिसको लॉस हुआ उसके खाते से पैसे निकाल लो, जिसको प्रॉफिट हुआ उसके खाते में डाल दो। और एक्सचेंज जो है अपना एक मार्जिन लेके चलता है। और कभी बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या किसी शेयर्स में रिस्क ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सचेंज मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, और जहाँ पर वोलेटिलिटी कम होती है जिन शेयर्स में या इंडेक्स के अंदर, वहाँ पर एक्सचेंजेस मार्जिन कम लेते हैं। तो आपके एक्सचेंज अगर शेयर प्राइस में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो एक्सचेंजेस आपसे एडिशनल मार्जिन की भी डिमांड कर सकते हैं, और ये जो है कभी कभी जो है बायर या सेलर दोनों के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। और जनरली जब किसी ने कोई शेयर शॉर्ट्स कर रखे हैं या इंडेक्स शॉर्ट कर रखे हैं और बाजार तेजी से वोलेटाइल हो जाए और ऊपर की तरफ मूव कर जाए, तो एक तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाती है जिसकी वजह से मार्जिन बढ़ जाते हैं सेलर का, और दूसरी बात क्या है अगर मार्जिन की परसेंटेज भी बढ़ जाए वोलेटिलिटी की वजह से तो सेलर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है।
हालांकि शेयर्स में तो नहीं, हालांकि कुछ सालों पहले जो है ग्वारा सीड के अंदर इस तरीके का हो गया था कि ग्वारा सीड के प्राइस 6-7 गुना हो गए थे। तो ग्वारा सीड जिन्होंने सेल की थी उनके मार्जिन्स जो है बाद में एक्सचेंज ने बढ़ा दिए और बाद में उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी और उसकी वजह से उन लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ जिन लोगों ने ग्वारा सीड जो है सेल कर रही थी। आज से 5-7 साल पहले की बात है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। और इसको हेज करने के लिए जनरली हम ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, तो वो मैं कभी बाद में आपको अगले सेशन में बताने की कोशिश करूंगा। तो क्या फ़र्क होता है फ्यूचर्स में और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये जो है आपको बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बीएससी की वेबसाइट से आपको कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा जो फ्यूचर्स होते हैं वो एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं, ये ओवर द काउंटर होते हैं और इसमें फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होती हैं, ये कस्टमाइज होती हैं। आप 10 यूनिट का कर सकते हैं, 15 का, 20 का, 25 का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मोर लिक्विड होते हैं क्योंकि एक्सचेंज के माध्यम से लेस लिक्विड होते हैं। इसमें मार्जिन की रिक्वायर्ड होती है फ्यूचर्स में, और फॉरवर्ड में तो मार्जिन की जरूरत है नहीं। कोई बीच में आपको गारंटर दे दे और वो आपको गारंटी दे दे, गारंटर डिफॉल्ट कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाता है। तो आप वहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है। फॉलोज डेली सेटलमेंट, इसमें डेली सेटलमेंट होगी क्योंकि फ्यूचर्स में मैंने आपको बताया जो M2M है वो रोज की रोज देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, M2M बीच में नहीं होता, लास्ट में होता है। इसमें स्केयरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को स्केयर ऑफ करके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं कि पार्टी अगले कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए तैयार हो। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी अंडरलाइंग असेट्स, यानी कि अंडरलाइंग असेट्स आप समझ गए, उसकी वैल्यू के चेंज होने की वजह से जो है उसमें होने वाली जो लिप्त पार्टियां हैं, एक जो बायर है या सेलर्स है, उनको होने वाले प्रॉफिट या लॉस जो है निर्धारित करता है। और वो जो अंडरलाइंग असेट्स है उसके प्राइस जब चेंज होंगे तो ही एक पार्टी को प्रॉफिट और दूसरी पार्टी को लॉस होगा। तो इसमें एक्सचेंज को कोई लॉस नहीं है, बाकी सरकार को कोई लॉस नहीं है, आपके ब्रोकर को कोई लॉस नहीं है। जो माल खरीदेगा और जो माल बेचेगा उनमें से जिसके अगेंस्ट में जाएगी उसको लॉस होगा, जिसके फेवर में जाएगी उसको प्रॉफिट होगा। और एक मामूली सा जो है ब्रोकरेज आपको पे करनी पड़ेगी ब्रोकर को, एक्सचेंज को एक टर्नओवर टैक्स देना पड़ेगा जो टर्नओवर चार्जेस, और इन दोनों के ऊपर जीएसटी लगेगी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जो भारत सरकार है वो आपसे वसूल करेगी। तो कुल मिलाकर एक 9 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे तकरीबन 150 से 200 रुपये के आसपास का जो खर्चा आपका बन जाना है इन सब ड्यूटीज़ और टैक्स मिलाकर। तो ये भी आपकी एक इम्पैक्ट कॉस्ट है। तो आप समझिएगा कि जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉस्ट है उसमें आप देख लीजिए, जैसे आप मकान खरीदते हैं या कोई घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो सरकार जैसे रजिस्ट्री के पैसे लेती है आपसे, स्टैंप ड्यूटी लेती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी भी लगती है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के टैक्स एक स्टैंप ड्यूटी भी आप और पे करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी में मैंने आज आपके साथ बात की फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, और आपको ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई वो आप मुझे बताइएगा। और आप इसको जानने के लिए जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक के फ्यूचर्स जो है निफ्टी के अंदर है वो काम करते हैं। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फाइनेंशियल निफ्टी का, ये 3 इंडेक्स हैं जो हमारे यहाँ पे ऑपरेट होते हैं इंडिया में। इसके अलावा MCX में आप देखिएगा गोल्ड के या क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं वो भी काम करते हैं क्योंकि एक्सचेंज काम करता है। अगर एक्सचेंज नहीं होता तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते थे। इसी तरीके से बहुत सारे जो शेयर्स हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर हैं, तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर शेयर्स के जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जब भी आप किसी शेयर्स पर बुलिश हैं, ध्यान रखिएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ फिर ध्यान से, अगर आप किसी भी शेयर्स पर बुलिश हैं और आप एक लंबी मात्रा के अंदर जो है शेयर्स लेना चाहते हैं, मान लीजिएगा मुझे लगता है कि अमरा राजा 640 रुपये में बहुत अच्छा शेयर है और मैं इसको 2 साल के लिए भी रख सकता हूँ, तो मुझे 6,40,000 रुपये में नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास 2 लाख रुपये हैं, लेकिन मैं काफ़ी बुलिश हूँ, तो मैं 6,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज को 1.5-2 लाख रुपये दे के ले सकता हूँ और बाकी 50,000 रुपये अपनी मार्जिन मनी सेफ्टी के रूप में रख सकता हूँ कि अगर शेयर प्राइस कभी और नीचे गिरता है तो जो है मैं M2M जो है दे सकूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो भाव बहुत ज़्यादा है, ये तो आगे चल के शेयर बाजार गिर जाएगा, तो आप उसको बेच सकते हैं, तो आप 640 में बेच सकते हैं। अब जब भी प्राइस की सेटलमेंट होगी तो वो इस प्राइस के हिसाब से होगी। लेकिन इसमें एक बात बताना मैं ज़रूर चाहूँगा जिसके बगैर ये पूरी चर्चा अधूरी रहेगी और आपको डाउट भी रहेगा। देखिएगा जो शेयर्स हैं ये जनरली प्रीमियम पर ट्रेड होते हैं। तो मान लीजिएगा शेयर स्पॉट मार्केट, यानी कि जो शेयर बाजार है जिसमें आप रोज ट्रेड करते हैं, उसमें 640, उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं, वो 640 का भाव है।
तो आप जब फ्यूचर में सौदा करेंगे तो वो 1 या 2 रुपये या इवन 5 रुपये भी ज़्यादा हो सकता है। रीज़न ये कि जो खरीदने वाला व्यक्ति है, जो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहा है, वो 6,40,000 में खरीद रहा है और वो केवल वैल्यू कितनी दे रहा है, 1.5 लाख रुपए। तो जो सेलर है वो ये डिमांड कर सकता है कि भाई मेरे पास तो ये शेयर हैं, क्योंकि एक्सचेंज जिस दिन ये सेटलमेंट कराएगा, तो पहले तो कैश से सेटलमेंट हो जाती थी इन प्राइसेस की, अब लास्ट दिन को अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो अब शेयर्स देने पड़ते हैं उस व्यक्ति को जिसने वो सेल किए। तो मान लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास 6,40,000 के शेयर हैं, अगर वो आपको 6,40,000 का शेयर 1 महीने पहले आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद तक जो है एग्जीक्यूट होगा लास्ट एक्सपायरी डेट को, तो उसको शेयर्स देने पड़ेंगे 6,40,000 के। हालांकि पहले ये शेयर्स नहीं देने पड़ते थे, पहले जो भी लॉस या प्रॉफिट होता था वो कैश में सेटल होता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से एक्सचेंज ने शेयर्स में सेटलमेंट शुरू कर दिया। इंडेक्स में तो देखिएगा अभी भी कैश से ही होती है, लेकिन जो स्टॉक्स हैं उनमें शेयर से अब सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो जिस व्यक्ति के पास मान लीजिएगा 6,40,000 के शेयर्स हैं, तो वो 1 महीने का ब्याज नहीं लेगा क्या अपना, क्योंकि उसके पास अगर 6,40,000 के शेयर्स रखे हुए हैं और वो आपको 640 में बेचने के लिए तैयार हैं, तो शेयर्स तो वो 1 महीने तक होल्ड कर रहा है, तो उसके पास तो पूरे पैसे हैं। तो जो भी आपको शेयर्स की डिलीवरी देगा उसके पास 6,40,000 है, तो वो अपने 1 महीने का ब्याज लेगा। तो वो 6,40,000 के ऊपर अगर मान लीजिएगा 1 महीने का ब्याज 2 रुपये बनता है, तो शेयर बाजार के अंदर शेयर फ्यूचर 642 रुपये का चल रहा होगा, 642 का। क्या हमेशा ये फ्यूचर प्रीमियम पर होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्रीमियम पर ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं। ये कब होते हैं डिस्काउंट पे, मैं बता दूं आपको। ये डिस्काउंट पे उसी समय पर होते हैं जब बाजार में भारी निराशा हो, यानी कि आप ये एंटिसिपेट करें कि भाई ये शेयर तो डूबना ही है, जाना ही नीचे है, शेयर बाजार निराशा से भरा हुआ है। जैसे 2020 में काफ़ी समय तक बहुत सारे शेयर्स और जो इंडेक्स हैं मार्च की गिरावट के बाद 1.5-2 महीने तक जो है डिस्काउंट में चलते रहे। एक दूसरा रीज़न भी होता है कि कोई कंपनी अमूमन जो है कुछ पैसे का या कुछ रुपए का डिविडेंड किसी महीने में देती है, तो जिस महीने में वो डिविडेंड हर साल आता है, अक्सर आता है, तो शेयर बाजार में वो लोग ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं उनको तो डिविडेंड मिलेगा नहीं, क्योंकि डिविडेंड तो शेयर्स पे मिलेगा। तो वो डिविडेंड की वैल्यू से वो शेयर का प्राइस उतना जो है कम कीमत पर चलता है। हालांकि अब उसमें कुछ रूल्स बदल गए हैं, लेकिन जो एनुअल डिविडेंड जब आता है तो उस परिस्थिति में अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज से कम डिविडेंड होता है तो वो डिविडेंड की जितनी वैल्यू है वो शेयर्स के प्राइस में डिस्काउंट होती है। जैसे मान लीजिएगा एलेंबिक फार्मा का शेयर्स का जब डिविडेंड आया तो 14 रुपये का डिविडेंड था, तो वो शेयर तकरीबन 8 रुपये नीचे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था फ्यूचर्स जिस महीने में डिविडेंड आना था। और वो रीज़न इसलिए था कि भाई 14 रुपये हैं तो 6 रुपये ब्याज में एडजस्ट कर लिया और 8 रुपये मान के चले कि भाई 8 रुपये तो कम होनी ही चाहिए कीमत, क्योंकि जिस दिन शेयर एक्स डिविडेंड होगा तो उस दिन उसकी 14 रुपये कीमत एकदम कम हो जाएगी। तो 14 रुपये का डिस्काउंट ना हो गया तो 6 रुपये तो मान लीजिएगा कि भाई इंटरेस्ट की वजह से देने पड़ेंगे ज़्यादा, या 4 रुपये, तो इसलिए उसमें से 8 से 10 रुपये का जो है गैप चलता रहा जब तक डिविडेंड नहीं आया। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि डिस्काउंट क्यों होता है और प्रीमियम क्यों होता है। तो प्रीमियम इसलिए होता है क्योंकि खरीदने वाला पूरी पैसे तो दे नहीं रहा, तो बेचने वाला कहता है कि भाई जो तू पूरे पैसे दे नहीं रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पूरी वैल्यू का है, तो इस वैल्यू को अगर तू पूरी को खरीद रहा होता तो तू कहीं से भी इस पैसे को लाता तो कम से कम ब्याज तो तेरे को भरना पड़ता, इसलिए प्रीमियम होता है। और डिस्काउंट जनरली 2 स्थिति में होता है, जब बाजार में भारी निराशा हो या कोई डिविडेंड की जो कोई एडजस्टमेंट होने वाली हो। तो आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? करीबन 32 मिनट मैंने आपको फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया। तो डिटेल से एज ए स्टूडेंट आपसे पूछूंगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।